हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है, जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी लेक्चर सीरीज में, इकोनॉमिक्स की लेक्चर सीरीज में। हमने पिछले लेक्चर में जो चैप्टर 2 था वो हाफ तक ख़त्म किया था। अब आज हम दूसरा हाफ पार्ट पढ़ेंगे जिसमें हम जीडीपी और जीएनपी ऐसे मतलब महत्व के जो भी टॉपिक है उसको पढ़ने वाला है। वैसे आप टेंशन मत लीजिएगा, जो मतलब आप कुछ भी वरी मत कीजिएगा। जब भी ये जो भी मतलब नेशनल इनकम का पूरा टॉपिक है वो रमेश सिंह की किताब जब हम शुरू करेंगे उसमें मैं फिर से आपको सब कुछ पढ़ाने ही वाला हूँ, ठीक है। तो इस मतलब इसमें भी अच्छे से ही पढ़ेंगे और जो रमेश सिंह का वो जो बुक है उसमें भी ये टॉपिक रिपीट होने वाला है, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। देखिए, पहले मैं आपको वो जो जीडीपी था उसके बारे में फिर से बता देना चाहता हूँ कि जीडीपी मतलब क्या होता है कि जो जीवीए होता है उसका टोटल सम, जो टोटल ग्रोस वैल्यू एडेड है हमारी कंट्री में, वो मतलब सिंपल इकोनॉमी है उसमें, ठीक है। सिंपल इकोनॉमी में क्या होता है, टैक्स नहीं होता, सब्सिडी भी नहीं होती, ठीक है। तो मतलब टोटल जो जीवीए होता है, जीवीए का टोटल समेशन जो होता है किसी भी कंट्री का, तो वो जीडीपी हो जाता है। अब एक्चुअल इकोनॉमी में क्या होता है, एक्चुअल इकोनॉमी में ये होता है कि जीडीपी इज इक्वल टू जीवीए प्लस टैक्सेस माइनस जो ये सब्सिडीज गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है उसको हम एक्चुअल जीडीपी बोलते हैं, जो भी मतलब एक्चुअल इकोनॉमी होती है उसमें। तो
मतलब एक्चुअल इकोनॉमी में टैक्स और सब्सिडी आ जाता है। और जीवीए का कंसेप्ट तो आपने पढ़ा ही है, ठीक है। और ये जीवीए का कंसेप्ट भी हम रमेश सिंह की किताब में हम फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारी कॉस्ट आती है, आपने सुना होगा कि जो जो फैक्टर कॉस्ट होती है, बेसिक प्राइस होती है, मार्केट प्राइस होती है। इन तीनों के बारे में हम आज पढ़ेंगे। पहले ये सब क्या होता है ये हम देखते हैं। पहले हम फैक्टर कॉस्ट से शुरू करते हैं। चलिए, फैक्टर कॉस्ट का मतलब देखिए, फैक्टर फैक्टर का मतलब क्या, हमने प्रोडक्शन के फैक्टर्स पढ़े थे, आपको पता है ना। तो इन प्रोडक्शन के फैक्टर्स में जो भी मतलब हमारा एक्सपेंस होता है एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, जैसे लैंड, लेबर, और जो भी मतलब लैंड के बाद, लेबर के बाद कैपिटल, उसके बाद जो एंटरप्रेन्योर आता है ना। तो इन चारों को हम फैक्टर्स बोलते हैं प्रोडक्शन के। तो उनको क्या चाहिए, पहले तो इनके लिए एक्सपेंसेस क्या होना कि पहला होता है लैंड के लिए क्या होता है, रेंट होता है, हमें देना पड़ेगा किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ठीक है। दूसरा क्या होता है लेबर, तो लेबर को सैलरी देनी पड़ेगी, मतलब वेज, वेज देना पड़ेगा। बाद में कैपिटल में क्या आएगा, इंटरेस्ट आएगा, है। और एंटरप्रेन्योर को क्या चाहिए, प्रॉफिट, है ना। तो इन चारों को मिला के जो भी एक्सपेंस होगा किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसको हम बोलेंगे टोटल फैक्टर कॉस्ट। देखिए मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं कि मानो कि एक पेन है, ठीक है। उसको बनाने के लिए मतलब जो टोटल प्रोडक्शन हुआ मतलब 100 रुपए का वो बना, ठीक है। वेट, एक पेन है, उसमें उसको बनाने का जो प्रोडक्शन प्रोसेस था, उसमें टोटल रेंट लगा, 1 रुपए का रेंट लगा, और जो जो वेज हुआ उसमें 1 रुपया वेज हुआ, जो भी मतलब सैलरी थी उसके वर्कर की। और बाद में जो कैपिटल होता था उसका जो भी इंटरेस्ट हुआ, ठीक है। तो उसका इंटरेस्ट हुआ वो कितना हुआ, मतलब शायद 2 रुपए उसका इंटरेस्ट हुआ। और जो इसके इंटरप्रीनियर को मतलब उसके मालिक को जो प्रॉफिट मिला उसको 5 रुपया प्रॉफिट मिला। तो टोटल कितना हुआ यहाँ पे, 5 और 2 9 रुपए। तो पेन की फैक्टर कॉस्ट क्या हो गई, 9 रुपीज, है ना। तो इसको हम बोलते हैं 9 रुपी। ये जो हुई, ठीक है, ये जो प्रोडक्शन के मतलब प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स है उसमें जो टोटल लागत आई एक पेन को बनाने के लिए, उसको हम बोलते हैं पेन की फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अब हम बाद में आते हैं बेसिक प्राइस पे। बेसिक प्राइस का मतलब क्या होता है कि पेन अगर बनाई, ठीक है, तो प्रोडक्शन किया तो उसका हमें गवर्नमेंट को टैक्स भी देना पड़ेगा ना। गवर्नमेंट मुफ्त में तो करने नहीं देंगी जो भी प्रोडक्शन करेंगे हम, ठीक है। और गवर्नमेंट उसमें कुछ सब्सिडी भी देंगी, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, तो बेसिक प्राइस क्या होती है, बेसिक प्राइस का मतलब ये हुआ कि जो फैक्टर कॉस्ट थी हमारी उसमें टैक्स ऐड कर दो और सब्सिडी माइनस कर दो। जैसे कि मैं आपको उदाहरण दूं, एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि एक पेन की फैक्टर कॉस्ट क्या थी, 9 रुपीज, ठीक है। चलिए अब जो ये प्रोडक्शन प्रोसेस हुई पेन की, उसमें मतलब जो कंपनी थी जिसने ये एक पेन बनाई, उसको इस प्रोडक्शन जो पूरा प्रोसेस था, प्रोडक्ट का नहीं, प्रोडक्ट का मैं पेन का नहीं बोल रहा हूँ, पेन का टैक्स नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ प्रोडक्शन जो प्रोसेस उन्होंने किया उसके लिए उनको टैक्स भरना पड़ेगा जो कंपनी को। तो ये टैक्स बोलते हैं हम प्रोडक्शन टैक्स, ठीक है। और ये प्रोडक्शन टैक्स वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, ओके।
प्रोडक्शन का जो टैक्स होता है वो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के, मतलब जो भी आपने कितने भी नंबर के पेन बनाए हो, ठीक है, 10 पेन बनाए हो, 100 पेन बनाए हो, प्रोडक्शन टैक्स कांस्टेंट ही रहता है, ठीक है। तो ये प्रोडक्शन, और गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी, मान लो ये जो अगर मोदी जी ने सब्सिडी दे दी, मान लो कि आप जाओगी, हमारे जो आपका जो मतलब जो टोटल एक्सपेंस होगा उसमें हम 2 रुपए की सब्सिडी दे देंगे आपको, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब मान लो ये प्रोडक्शन टैक्स था 5 रुपए का, ठीक है, ये हो गया 5 रुपए का। तो ये अब ये टोटल क्या होगा, जो जो बेसिक प्राइस होगा पेन का वो क्या होगा, इज इक्वल टू 9 रुपीज फैक्टर कॉस्ट तो था ही, और टैक्स क्या लगा 5 रुपये, और 2 रुपये का सब्सिडी दे दिया गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो अब क्या हुआ, मतलब सब्सिडी देगा, सब्सिडी दिया तो क्या हुआ कि उतना एक्सपेंस जो होगा कंपनी का वो कम हो जाएगा, टैक्स का मतलब उतना एक्सपेंस बढ़ जाएगा, ठीक है, इसलिए हम ऐड करते हैं। और जो 2 रुपीज होता है वो कम हो जाएगा क्योंकि वो तो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। तो इसका मतलब ओवरऑल क्या हुआ कि 12 रुपए हो गया पेन का, वो बेसिक प्राइस हो गया। चलिए देखिए, यहाँ पे पेन था, उसका फैक्टर कॉस्ट क्या था 9 रुपीज, बेसिक प्राइस क्या था जो था 12 रुपीज, ठीक है। उसके बाद आता है मार्केट प्राइस, मार्केट में जब जाता है ना पेन, जब मार्केट में जाता है तब क्या होता है, मतलब फैक्ट्री में से निकल के मार्केट में जाएगा तब क्या होगा, उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस जुड़ जाएंगे, है ना। जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, जो आप जो प्राइस होती है किसी भी कमोडिटी की, उस पर आप देखते हो ना कि इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, तो ये टैक्सेस जो होते हैं वो जो भी वो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इस मार्केट प्राइस में ये जो बेसिक प्राइस है उसमें से अगर हमें मार्केट प्राइस में जाना है तो हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करने होंगे, ठीक है। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं, ये जो टैक्स होते हैं वो प्रोडक्ट के बेस पे होते हैं, एक किसी भी एक प्रोडक्ट पे लगते हैं, या मतलब जो प्रोडक्ट होती है वो उसके वॉल्यूम पे निर्भर करती है, ठीक है। कि जो अगर 10 पेन बनाई तो उसके हिसाब से टैक्स लगेंगे, अगर 100 पेन बनाई तो उसका हिसाब से टैक्स लगेगा, जो भी इनडायरेक्ट टैक्स है वो, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो प्रोडक्ट की जो प्रोडक्ट होती है उसके वॉल्यूम पे निर्भर करता है, ठीक है। जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा प्रोडक्ट का उतना ज्यादा ही टैक्स लगेगा जो इनडायरेक्ट है उसमें, ठीक है। ये जो होता है प्रोडक्ट टैक्स, वो जो 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 वॉल्यूम होता है प्रोडक्ट का डिपेंड करता है उस पर, ठीक है। तो जितना ज्यादा वॉल्यूम बनाएंगे, मतलब 10 पेन बनाएंगे तो उतना ज्यादा टैक्स भरना पड़ेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स भरना पड़ेगा, और 100 पेन बनाएंगे तो उतना ज्यादा टैक्स भरना पड़ेगा। अब अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो टैक्स डायरेक्ट टैक्स हुआ उसके सामने इस तरह से एक मिनट, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो सपोज ये गवर्नमेंट ने मतलब मानो कि सब्सिडी दे दी इसमें प्रोडक्ट के बेस पे, सब्सिडी ऑन प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब ये जो प्रोडक्शन पे सब्सिडी होती है वो वॉल्यूम पे निर्भर नहीं करती, प्रोडक्ट पे जो सब्सिडी होती है वो उसके वॉल्यूम पे निर्भर करती है, ठीक है। तो वो मतलब 10 पेन बनाई तो उसके हिसाब से सब्सिडी मिलेंगी, और 100 पेन बनाई तो उसके हिसाब से प्रोडक्ट की सब्सिडी मिलेंगी, ठीक है। तो अब क्या होगा मार्केट प्राइस में, मार्केट प्राइस में टोटल ये होगा कि जो बेसिक प्राइस था उसमें ये जो टैक्सेस है वो ऐड हो जाएंगे, प्रोडक्ट टैक्सेस है वो ऐड हो जाएंगे, ठीक है। और बाद में जो सब्सिडीज थी वो डिडक्ट हो जाएंगी, तो ये होगा मार्केट प्राइस। मैं आपको बताता हूं अभी कि ये जो सपोज मान लो पेन था, उसका फैक्टर कॉस्ट क्या हुआ, जो भी प्रोडक्शन के फैक्टर्स के लिए जो भी पे एक्सपेंस करना पड़ा वो हुआ 9 रुपीज, और जो बेसिक प्राइस था वो क्या था 12 रुपया, ठीक है। अब मानो गवर्नमेंट पर पेन एक सॉरी मान लो कि 4 रुपए का इनडायरेक्ट टैक्स लगाती है,
है ना, प्रोडक्ट टैक्स लगा दी, मतलब एक पेन पे 4 रुपया टैक्स, एक पेन पे, पूरी प्रोडक्शन पे नहीं, एक पेन पे, मतलब ठीक है, मतलब पेन का जो वॉल्यूम है उस पे निर्भर करेगा, अगर 2 पेन बनाएंगे तो 8 रुपया टैक्स हो जाएगा, इस तरह से। अब हम बात जो सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट, सपोज अब सब्सिडी दी गवर्नमेंट ने, है ना, कि पर पेन के हिसाब से उन्होंने 1.5 रुपीज सब्सिडी दी, ठीक है। ये भी जो होता है, जो प्रोडक्ट का सब्सिडी होता है वो भी पेन के हिसाब से होता है, ठीक है, मतलब उसके वॉल्यूम पे निर्भर करता है। तो टोटल मार्केट प्राइस कितना होगा कि जो मतलब बेसिक प्राइस था प्लस टैक्स आ जाएगा, वो 4 रुपीज टैक्स था, माइनस जो सब्सिडी होगी वो डिडक्ट हो जाएंगी, तो क्या हुआ कि 14.5 रुपीज उसका मार्केट प्राइस हो जाएगा, जो भी गवर्नमेंट का जो भी पेन होगा उसका जो मार्केट प्राइस होता है ना, उसके जो रेपर पे आपको जो लिखा मिलेगा पेन का जो मार्केट में प्राइस होगा, वो क्या हो जाएगा 14.5 रुपीज, ठीक है। तो ये जो मतलब आपको समझ में आया, जो बेसिक जो फैक्टर कॉस्ट होता है वो क्या होता है, जो प्रोडक्शन के फैक्टर्स पे ही निर्भर करता है, प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स होते हैं, है ना, तो जो बेसिक प्राइस होता है उसमें क्या होता है, जो फैक्टर कॉस्ट होता है प्लस प्रोडक्शन का टैक्स आ जाता है उसमें, और बाद में जो प्रोडक्शन सब्सिडी होती है वो डिडक्ट हो जाती है ना। अब जो आता है मार्केट प्राइस, उसमें क्या होता है, बेसिक जो प्राइस होता है उसमें क्या ऐड हो जाता है, जो प्रोडक्ट का टैक्स ऐड हो जाता है, ठीक है, और जो प्रोडक्ट की सब्सिडी होती है वो मतलब वो डिडक्ट हो जाती है मतलब माइनस हो जाती है ना। तो ये होता है मार्केट जो फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइस और मार्केट प्राइस। चलिए, तो ऐसे हुआ कि पहले फैक्टर कॉस्ट आता है, बाद में बेसिक प्राइस आता है, बाद में मार्केट प्राइस आ जाता है, ठीक है। तो एक में से दूसरे में ऐसे कन्वर्ट होता है, पहले यहाँ पे प्रोडक्शन आता है और यहाँ पे प्रोडक्ट आता है। जो प्रोडक्शन वाला होता है वो वॉल्यूम पे निर्भर नहीं करता है, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। जो प्रोडक्ट का होता है वो वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, मतलब जितनी ज्यादा प्रोडक्ट होगी उतना ज्यादा टैक्स होगा, उतनी ही ज्यादा सब्सिडी होगी, इस तरह से। लेकिन प्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता है। चलिए, तो आपको अब समझ में आ गया होगा जो फैक्टर कॉस्ट है, बेसिक प्राइस है और मार्केट प्राइस, इन तीनों का जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। चलिए, अब हम बात करते हैं पर्सनल इनकम की। हम जो इनकम थी, जो भी इनकम होती है, ठीक है, उसमें टोटल इनकम में तो हम देखते हैं कि एक कंपनी को जो इनकम होती है उसमें से वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सबको, ठीक है, प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसके लैंड पे जो इतना इंटरेस्ट होगा, जो भी उसने कंपनी का अपना प्रॉफिट होगा, बाद में अपने जो भी एम्प्लॉयज है उसको सैलरी दी जाएंगी, इस तरह से, ठीक है। तो जो भी टोटल इनकम होती है उसमें से जो एक पोर्शन हो जाता है, ठीक है, वो अपने सैलरी मतलब जो जो एक पोर्शन होता है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, ठीक है, और बाकी का डिस्ट्रीब्यूटेड। मैं आपको समझाता हूँ कि टोटल इनकम जो होती है उसमें जो टोटल नेशनल इनकम होती है, ठीक है, उसमें से कुछ मतलब जो एक पर्सनल इनकम की बात करें अगर हम, तो ऐसा जो हाउस होल्ड का इनकम होता है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे अभी पर्सनल इनकम, ठीक है, मतलब एक घर को मिलनी चाहिए जो भी पर्सनल इनकम, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि जो नेशनल इनकम होती है, ठीक है, जो नेशनल इनकम हो गई, सपोज नेशनल इनकम हुई, ठीक है, उसमें से एक क्या होता है कि टोटल में से कुछ कुछ प्रॉफिट रहता है ना, अनडिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, मतलब वो हाउस होल्ड तक नहीं पहुंचता है, जो प्रॉफिट होता है एक पोर्शन ऐसा होता है। और बाद में क्या होता है कि जो एक कॉर्पोरेशन टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स होता है, ठीक है, तो वो भी कंपनियों को भरना पड़ता है, वो अपनी इनकम में से ही भरना पड़ेगा, ठीक है, तो वो भी हाउस होल्ड तक नहीं पहुंचता है, ठीक है। और उसके बाद क्या आएगा कि जो मतलब जो गवर्नमेंट होगी, ठीक है, उसको भी मतलब जो हाउस होल्ड होगा गवर्नमेंट को वो भी इंटरेस्ट पे करते होंगे, अगर कोई भी लोन लिया हो, ठीक है, कुछ पैसा बाकी हो तो एक इंटरेस्ट पेमेंट भी करता होगा जो भी हाउस होल्ड है।
ठीक है। तो ये हाउस होल्ड है, वो जो इतना इंटरेस्ट पे किया, वो जो मतलब इतना जो रुपया हुआ वो भी हाउस होल्ड को हाथ में नहीं रहेगा। उसके बाद में गवर्नमेंट और फर्म्स होती है, वो हाउस होल्ड को भी इंटरेस्ट पे करती है, ठीक है। जैसे कि मतलब कोई जो पास्ट में जो हाउस होल्ड ने कोई सेविंग में रखा हो, ठीक है, तो इस तरह अगर कोई गवर्नमेंट का बॉन्ड हो, बॉन्ड ले लिया, तो गवर्नमेंट को उसका सामने पे करना पड़ेगा हाउस होल्ड को, ठीक है। हाउस होल्ड पेड, इनका जो भी इंटरेस्ट होता है वो हाउस होल्ड को, जो हाउस होल्ड होता है उसे पे करता है, ठीक है। हाउ गवर्नमेंट या कोई भी फर्म हो सकती है, वो सामने इंटरेस्ट को पे करता है। मतलब ये जो दो इंटरेस्ट होते हैं उसका हम जो टोटल ले तो वो नेट इंटरेस्ट हम कह सकते हैं, जो उसको हम बोल सकते हैं नेट इंटरेस्ट, ठीक है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर ये जो भी गवर्नमेंट उसको सामने पे करती है ज्यादा, ठीक है, गवर्नमेंट ने सपोज मानो कोई हाउस होल्ड को 4 रुपए इंटरेस्ट पे किया अपने बॉन्ड पे, और जो हाउस होल्ड है उसको गवर्नमेंट को अपनी लोन के कारण 3 रुपए इंटरेस्ट पे करना पड़ा, ठीक है। तो हाउस होल्ड को नेट फायदा हुआ ना 1 रुपए का, कि उनको जो गवर्नमेंट के बॉन्ड से जो फायदा मिला 1 रुपए का फायदा ज्यादा मिला, ठीक है। तो ये जो होगा पॉजिटिव नेट इंटरेस्ट होगा। बाकी जो अगर ये जो फॉर्म अगर जो हाउस होल्ड होता है वो गवर्नमेंट को 4 रुपीज पे करता है इंटरेस्ट में, ठीक है, और गवर्नमेंट अपने बॉन्ड के कारण हाउस होल्ड को 3 रुपीज जो होता है इंटरेस्ट पे करती है, तो नेट इनकम गवर्नमेंट की बढ़ेगी, ठीक है, और हाउस होल्ड की इनकम नेट इनकम 1 रुपए से कम होगी। तो इस तरह से क्या होगा, तो वो नेगेटिव नेट इनकम जनरेट करेगा, नेगेटिव नेट इंटरेस्ट जनरेट करेगा, ठीक है। तो ये तीनों बात हुई कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉर्पोरेट टैक्स और नेट इंटरेस्ट, ठीक है। अब ये नेट इंटरेस्ट की भी बात हुई। अभी आता है कि नेट ट्रांसफर पेमेंट्स होता है। इसमें क्या आता है, नेट ट्रांसफर पेमेंट। इसमें क्या होता है कि मान लो कि हाउस होल्ड्स को मतलब जो भी गवर्नमेंट के द्वारा और किसी के द्वारा प्राइजेस दिए जाते हैं, ठीक है, प्राइज हो कोई मतलब विनिंग, मतलब कुछ मतलब विनिंग मनी हो, स्कीम्स के द्वारा दिया गया कोई भी पैसा हो, ठीक है। तो ऐसी जो भी होती है वो नेट जो ट्रांसफर पेमेंट में गिनी जाती है। मतलब वो गवर्नमेंट ट्रांसफर कर देती है, जो भी बेनिफिशियरी हो उसको मतलब पे कर देती है, ठीक है। चलिए, तो इन सब ये जो फैक्टर्स थे, 4 फैक्टर को अब हम गिनेंगे नेशनल इनकम में से। तो आएगा हमारा पर्सनल इनकम। कि पर्सनल इनकम का मतलब क्या होता है, मतलब मतलब जो हाउस होल्ड होते हैं टोटल भी हमारी कंट्री के जो भी मतलब इकोनॉमी के जो भी हाउस होल्ड है उनका अपना टोटल पर्सनल इनकम क्या होगा, कि टोटल जो नेशनल इनकम है उसमें से पहले तो हमें क्या माइनस करना, जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है वो, क्योंकि वो हाउस होल्ड तक पहुंचता ही नहीं है, ठीक है। बाद में आता है कॉर्पोरेट टैक्स, वो मतलब जो कंपनी होती है वो पे कर देती है गवर्नमेंट को, ठीक है, तो वो भी मतलब हाउस होल्ड तक नहीं पहुंचेगा। उसके बाद में जो भी नेट इंटरेस्ट होगा, अगर वो नेगेटिव होगा तो वो ये अपने आप नेगेटिव हो जाएगा, साइन होगा, ठीक है। तो नेट इंटरेस्ट पेमेंट जो होता है, और बाद में जो नेट ट्रांसफर पेमेंट जो होता है वो प्लस होगा, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, ठीक है, वो गवर्नमेंट लेती नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये मतलब ये आप ये जो इक्वेशन है आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। मतलब मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूँ कि टोटल नेशनल इनकम हुई सपोज कंट्री की 200 रुपीज, ठीक है। उसमें से मतलब जो भी फॉर्म्स थी हमारी कंट्री में, उन्होंने जो भी 200 रुपए की नेशनल इनकम दिलाई, उसमें से जो भी 40 रुपए का प्रॉफिट था वो जो भी मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रह गया। कॉर्पोरेट टैक्स था कंपनी को, वो 20 रुपीज भरना पड़ा, ठीक है। और जो नेट जो गवर्नमेंट के जो हाउस होल्ड थे, ठीक है, उन्होंने लोन ले रखी थी गवर्नमेंट की, ठीक है। तो 100 रुपए की लोन ले रखी थी गवर्नमेंट से, और जो भी मतलब उनको 10 रुपीज जो इंटरेस्ट पे करना था, ठीक है, तो 10 रुपए का इंटरेस्ट पे करेंगे वो गवर्नमेंट को, ठीक है, तो वो माइनस आ जाएगा। और गवर्नमेंट के द्वारा उनको जो मतलब एक जो जो हाउस होल्ड थे उन्होंने एक गवर्नमेंट का बॉन्ड ले रखा था, तो गवर्नमेंट उसको 100 रुपए का बॉन्ड ले रखा था और गवर्नमेंट उसको उस पर 20% ब्याज इंटरेस्ट चुकाएगा, तो वो प्लस में आ जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट ने हाउस होल्ड को दिया है, और ये माइनस इसलिए आ जाएगा क्योंकि हाउस होल्ड गवर्नमेंट को दे रहा है, ठीक है। और जो गवर्नमेंट ने सपोज हाउस होल्ड को जो 50 रुपए का इनाम दिया था, मतलब एक मतलब सपोज स्कीम्स के तौर पे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुआ था, ठीक है। तो मतलब टोटल पर्सनल इनकम क्या हुआ कि लोगों के घर में इनकम कितनी आई, तो ये 160
160 में से 140, 140 प्लस 150 और 50 200, ठीक है। मतलब ओवरऑल ये 200 रुपीज इन टोटल इनको पर्सनल इनकम हो गए। पर सबको सपोज यहाँ पे हम 40 ही रखते हैं, ठीक है, ताकि ये 200 ना रहे। इसको हम 190 रुपीज इनकम बोलेंगे, ठीक है। मतलब जो 200 रुपीज की नेशनल इनकम थी उसमें से 190 रुपीज हुआ वो वो तो टोटल तौर पे घरों पे पहुंचा। बाकी का जो 10 रुपया बच गया वो मतलब वो घर तक नहीं पहुंचा। जो तो 200 का नेशनल इनकम था तो उसमें से जो एक पोर्शन था 190 का वो ही जो भी हाउस होल्ड थे उन तक पहुंचा। चलिए, तो इसको बोलते हैं पर्सनल इनकम। अब हम बात करते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम की, है ना। अब पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम और पर्सनल इनकम में क्या फर्क है कि मान लो कि पर्सनल इनकम क्या होता है कि पर्सनल इनकम में से जो भी मतलब जो भी एक हाउस होल्ड की पर्सनल इनकम होगी उसमें से वो सब इनकम को वो खर्च नहीं कर सकेगा, ठीक है। उसमें से वो सब भी इनकम उसके हाथ में नहीं रहेगी। क्यों? जैसे कि सपोज मतलब वो डिस्पोज नहीं कर सकेगा, जो भी टोटल इनकम है उसको डिस्पोज नहीं कर सकेगा। मान लो कि तो पर्सनल इनकम है वो 100 रुपीज है, ठीक है। अब ये जो टोटल इनकम उसकी पर्सनल इनकम हुई उसमें से उसको मान लो कि 20 रुपए अभी इनकम टैक्स में चुकाना पड़ेगा, ठीक है। बाद में सपोज मान लो कि उससे उससे जो एक ट्रैफिक का फाइन है 10 रुपए वो चुकाना पड़ेगा, ठीक है। तो पर्सनल इनकम तो उसकी 100 रुपीज थी, लेकिन ये 30 रुपए अभी उसे चुकाना है, ठीक है। इस 30 रुपए का वो किसी मतलब दूसरे मतलब कोई भी दूसरे डिसीजन के तौर पे वो यूज नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब किसी दूसरे यूज में वो यूज नहीं कर सकता। तो ये डिस्पोज कितनी कर सकता है? बाकी की 17 रुपये ही वो डिस्पोज कर सकता है, ठीक है। बाकी का 17 रुपीज का वो जो चाहे वो कर सकता है, सेविंग्स भी कर सकता है, यूज भी कर सकता है, गाड़ी खरीद सकता है, ठीक है। ये सब कर सकता है। बाकी के जो 30 रुपए थे वो उसके हाथ में मतलब उसकी पर्सनल इनकम में तो है, मतलब उसको अभी देने हैं किसने? ये जो इनकम टैक्स है और फाइन है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है वो कैसे मिलती है कि जो पर्सनल इनकम है उसमें से अभी टैक्स पेमेंट बात करना होगा, ठीक है। जो टैक्स पेमेंट था 20 रुपए का इनकम टैक्स आ गया मान लो, और बाद में नॉन टैक्स पेमेंट था, ठीक है। वो भी उसे, ठीक है, वो भी उसे देना था, ठीक है। मतलब अपनी जो पर्सनल इनकम थी टोटल उसमें से इस दोनों को अभी उसको उनको डिडक्ट करना पड़ेगा क्योंकि उतना तो इसको पे करना ही है। अब नॉन टैक्स पेमेंट का मतलब क्या होता है कि जो मतलब जैसे कि जो उसको कोई कुछ अलग जैसे कि फाइन दे दिया, ट्रैफिक फाइन, ठीक है। तो ये एक नॉन टैक्स पेमेंट हुआ, ठीक है। चलिए, तो इसको हम बोलते हैं जो बाकी ये मतलब जो पर्सनल इनकम में से टैक्स पेमेंट और नॉन टैक्स पेमेंट डिडक्ट करके जो भी इनकम बचता है उसको हम बोलते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। जैसे कि पिछले उदाहरण में देखा था कि 100 रुपए में से 30 रुपए उसका मतलब अभी उसे पेमेंट करना है किसको? गवर्नमेंट को, और जो जो भी अथॉरिटी होगी फाइन कलेक्ट करने वाली, ठीक है। तो इसके उसे पेमेंट करना है। बाकी का जो 17 रुपीज है वो कुछ भी कर सकता है। तो ये जो 17 रुपीज है वो हम डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं। मतलब वो डिस्पोज कर सकता है, ठीक है, किसी भी तरह से। वो सेविंग कर सकता है, एफडी में रख सकता है, अपनी गाड़ी भी खरीद सकता है, कुछ भी कर सकता है उसके साथ, ठीक है। बाकी बाकी का जो 30 रुपए था उसका उसे पेमेंट करना है। तो इसको हम बोलते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। चलिए, अब हम बात करते हैं नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के डिफरेंस की। आपने सुना तो होगा कि नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी क्या होता है। ठीक है, चलिए, अब मैं आपको बताऊं कि ये जो नॉमिनल जीडीपी होता है ना हर साल का, ठीक है, वो नॉमिनल होता है। वैसे वैसे देखा जाए तो वो नॉमिनल ही रहता है। रियल जीडीपी का डिफरेंस क्या होता है? रियल जीडीपी पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि हम गिनते क्यों रियल जीडीपी, मतलब ऐसा कंसेप्ट आया ही क्यों। देखिए, मैं आपको उदाहरण के देता हूँ। सपोज ये साल है 2000, सपोज, ठीक है। उसमें 10 हमारी कंट्री ने 10 पेन बनाए, ठीक है। एक पेन का जो जो मतलब एक पेन का जो भी कीमत था वो 10 रुपीज था, ठीक है, ठीक है। तो टोटल जीडीपी कितना हुआ? 100 रुपीज, है ना। 100 रुपीज हुआ हमारी कंट्री का। पेन का प्रोडक्शन कितना था? 10 रुपीज, ठीक है। 10 प्रोडक्ट्स बने थे। अब बाद में साल आया 2001। अब पेन बने 10 ही, लेकिन उसका प्राइस बढ़ गया 15 रुपए हो गया। तो अब कितना बढ़ेगा जीडीपी?
150 रुपीज। ये जो दोनों जीडीपी है वो ये नॉमिनल जीडीपी है, ठीक है, ये नॉमिनल जीडीपी है। तो अब जीडीपी तो बढ़ा, ठीक है, तो मतलब अभी दिखेगा तो डेवलपमेंट हुआ, लेकिन जीडीपी बढ़ा किस लिए? प्राइस बढ़ने के कारण बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ने के कारण नहीं। डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब प्रोडक्शन बढ़ता है, ठीक है, मतलब यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ, ठीक है। तो ये नॉमिनल जीडीपी जो भी होता है वो मतलब वो प्रोडक्शन के कारण जो भी हमारा जीडीपी बढ़ा या प्राइस के कारण जीडीपी बढ़ा वो हमें नहीं कहता, ये जो नॉमिनल जीडीपी होता है वो, ठीक है, ठीक है। इसलिए हमें रियल जीडीपी को गिनना पड़ता है। जब रियल जीडीपी आता है तब उसके उसी पे हम पता कर सकते हैं कि जो मतलब जीडीपी सही में आगे बढ़ रहा है या नहीं। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, अब रियल जीडीपी का उदाहरण देता हूँ, ठीक है। अब जैसे कि आपको पता है कि नॉमिनल जीडीपी में क्या रहेगा कि प्राइस फ्लक्चुएट होगी, तो रियल जीडीपी में क्या किया जाएगा कि प्राइसेस कांस्टेंट कर दी जाएगी। अब प्राइस कांस्टेंट कैसे हो सकती है कि किसी ईयर को बेस ईयर कह दे, ठीक है, किसी ईयर को बेस ईयर कह दे और उसी ईयर की जो भी कॉस्ट होगी उसको हम ले ले, तो मतलब उसको हम रेफरेंस मतलब एक रेफरेंस के तौर पे ले ले, तो वो हो जाएगा जो भी जीडीपी मिलेगा वो रियल जीडीपी होगा। अब मैं आपको बताता हूँ उसका उदाहरण। चलिए, कि जो 2000 था, ठीक है, उसमें क्या हुआ कि जो टोटल पेन बने 10, उसका जो प्राइस था वो क्या था, और उसका प्राइस था जो 10 रुपीज प्राइस था, और 10 पेन बने तो टोटल जीडीपी कितना हुआ? 100 रुपया, ठीक है, ये नॉमिनल जीडीपी है। अब मैं बात करता हूँ 2001 की। वेट, अब मैं आपको बताता हूँ, उदाहरण देता हूँ रियल जीडीपी का, कि साल है 2000 का, ठीक है। अब उसमें पेन बनाए, उसकी पेन की प्राइस लेते हैं। अब उसमें हमने पेन बनाए 10 और प्राइस हुआ उसका 10, ठीक है, तो टोटल जीडीपी कितना, जीडीपी कितना होगा? 100 रुपीज, है ना। अब 2000, अब आया 2001, उसमें पेन बन गए 15 और उसके साथ उसका प्राइस भी बढ़ गया 15, तो टोटल कितना हुआ जीडीपी? 225 रुपीज। ये हुआ नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। हर साल हम गिनते हैं, मतलब, ठीक है, अपनी जो इंडिपेंडेंट प्राइस होती है, हर साल जो भी प्राइस होती है, हर साल जो भी प्रोडक्शन होता है, उसको मिला के हम जो भी गिन ले उसको हम नॉमिनल बोलते हैं, ठीक है। अब हम रियल कैसे गिनते हैं? जो रियल में मैंने बोला ना कि जो प्राइस होती है वो कांस्टेंट रख ले, ठीक है। तो ये बेस ईयर हमने रख लिया, मान लो कि 2000, ठीक है। तो अब हम सिर्फ प्रोडक्शन ही गिनेंगे नए साल का, जो प्राइस है वो पुराने साल वाला ही गिनेंगे, ठीक है। तो अब रियल जीडीपी में हम हमें देखा जाए तो रियल जीडीपी में जो जीडीपी होगा वो क्या होगा? 250 रुपये ही हमें मिलेगा, ठीक है। ये रियल जीडीपी इसलिए हुआ कि ये जो भी प्रोडक्ट के कारण, मतलब जो भी प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्शन एक्सपांड हुआ, उसको बताता है, ठीक है। तो जैसे ये जो जो नॉमिनल जीडीपी था, इसमें प्रोडक्शन एक्सपांड हुआ ये हम नहीं कह सकते, मतलब ये बता नहीं सकते। जीडीपी में मतलब उसमें प्राइस भी एक्सपांड हो सकता है ना नॉमिनल जीडीपी में, तो जैसे हमने पिछले उदाहरण में देखा था, इसमें हमने देखा कि प्राइस तो फिक्स हो गया, ठीक है। तो जब प्राइस फिक्स हो जाएगा तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन बढ़ेगा, तभी जीडीपी बढ़ेगा। तो इसको बोलते हैं हम रियल जीडीपी, कि जब प्रोडक्शन बढ़ता है, मतलब एक फिक्स्ड एक फ्रेम होता है, मतलब एक जो भी कॉस्ट होता है वो एक फिक्स्ड कर दिया जाता है, ठीक है, किसी भी बेस ईयर का, उसके उसके तौर पे भी जो भी प्रोडक्शन होता है वो गिना जाता है, तब जो मिलता है वो रियल जीडीपी मिलता है, ठीक है। उसमें जो भी प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन जब इंक्रीज होता है तो जीडीपी इंक्रीज होता है, इसको हम बोलते हैं जो भी रियल जीडीपी, ठीक है। उस रियल जीडीपी मतलब रियल जीडीपी में जो भी एक जो प्राइस होता है वो फिक्स कर दिया जाता है, कांस्टेंट प्राइसेस पे वो गिना जाता है, ठीक है। अब आपको समझ में आया रियल जीडीपी और जो भी मतलब नॉमिनल जीडीपी का डिफरेंस। अब उसके बाद आता है जीडीपी का डिफ्लेटर, ठीक है। अब जीडीपी के डिफ्लेटर की बात करें तो जीडीपी डिफ्लेटर एक रेशियो होता है नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का, है ना। अब ये मतलब इसका मतलब आपने देखा कि जो पिछले हमने उदाहरण देखा तो उसमें नॉमिनल जीडीपी क्या था, जो भी मतलब हमारा था 225 रुपये, ठीक है। रियल जीडीपी क्या था? 150 रुपये। तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या हुआ? 1.5 रुपीज जीडीपी डिफ्लेटर हुआ। मतलब ये एक कह सकते हैं कि जो इसका मतलब एक हम ये कह सकते हैं
कि इसका जो भी मतलब ये सॉरी ये परसेंटेज में अगर गिनना हो तो उसमें 100 हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये परसेंटेज में गिन लिया तो 150% ये हो जाएगा, ठीक है। जीडीपी डिफ्लेक्टर को हम परसेंटेज में गिन सकते हैं। चलिए, अब जीडीपी डिफ्लेक्टर का एक ऐसा हो सकता है, जीडीपी डिफ्लेक्टर का मतलब कि कितनी प्राइसेस बढ़ी, ठीक है। प्राइसेस मतलब जो जो पहले क्या थी, 10 रुपए थी, बाद में 15 रुपीज हो गई और जीडीपी क्या आया 1.5, है ना, ठीक है। तो मतलब ये जो 5% थी, मतलब जो 0.5% थी वो, मतलब सॉरी 50% थी, वो प्राइस बढ़ गई इस तरह से। चलिए, उसके बाद आते हैं ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट की। देखिए जीडीपी में क्या होता है, इंडियन और फॉरेनर दोनों काम करते हैं, ठीक है। लेकिन जो फॉरेनर होता है वो अपना प्रॉफिट कहाँ लेके जाएगा, फॉरेन कंट्री में, ठीक है। तो इसको हम नेशनल इनकम में नहीं गिन सकते, ठीक है। इसका सिर्फ यही मतलब है कि उसने इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी जो है, ठीक है, उसको उसमें प्रोड्यूस किया, इसीलिए वो डोमेस्टिक जीडीपी में गिना जाता है, लेकिन वो नेशनल नहीं है, वो इंडियन नहीं है, ठीक है। इसको हम इसीलिए ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में नहीं गिन सकते। अब हम बात करते हैं ग्रोस नेशनल इनकम। इसी इसी के विपरीत अगर कोई इंडियन हो, वो यूएस में काम कर रहा हो और वहां से जो भी इनकम आए वो इंडिया भेजेगा, मतलब जो रेमिटेंस सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, उसको वो इंडिया भेजेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इंडिया इंडिया वाला ने जो प्रोड्यूस किया यूएस में, वो यूएस की जीडीपी में गिना जाएगा, ठीक है, लेकिन उसकी जीएनपी में नहीं गिना जाएगा। इसी तरह से इंडिया का जो मतलब जो इंडियन है, उसकी जो भी इनकम है, मान लो कि जो भी उसने फॉरेन में भी प्रोड्यूस किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये मतलब वो नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो इंडियन ने कमाया वो, ठीक है, वो अपना प्रॉफिट इंडिया में लाएगा इस तरह से। चलिए, तो इसका मतलब ये हुआ जीएनपी का कि जीडीपी माइनस जो भी फॉरेन का जो प्रोडक्शन है, ठीक है, फॉरेन एंटिटी है इंडिया में, उसको हमें डिडक्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो इंडिया का नेशनल इनकम नहीं गिन सकते। उसी में जो फॉरेन से आ रहा है जो भी इनकम हमारे इंडियंस के द्वारा, उसको हमें ऐड करना होगा, ठीक है। ठीक है, तो ये जो मतलब ये जो ट्रांजेक्शन हुआ, फॉरेनर का फॉरेन में गया और इंडिया का इंडियन का जो फॉरेन में से इंडिया में आया, उसको हम बोलेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, ठीक है। ये जो टोटल ट्रांजेक्शन हुआ उसको, जैसे वो नेट इंटरेस्ट वाला था ना, इसी तरह से इसको हम बोलेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो इसका जीएनपी का ये मतलब हुआ, सॉरी, तो इसका जीएनपी का ये मतलब हुआ कि जो जीडीपी है, ठीक है, उसमें नेट फैक्टर इनकम जब हम ऐड कर देंगे तो जो हमें जो मतलब जो भी प्रोडक्शन मिलेगा उसको हम बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब उसके बाद बात करते हैं हम नेट नेशनल प्रोडक्ट की, ठीक है। अब नेट आप मतलब आप चिंता मत कीजिएगा, जो भी मतलब ये जो कंसेप्ट हम बाद में फिर से पढ़ने वाले हैं, रमेश सिंह जब शुरू होगा उस पर, बाद में हमें उसमें भी हम ये सब कुछ रिपीट करने वाले हैं। अब नेट नेशनल प्रोडक्ट आपने डिप्रिसिएशन का कंसेप्ट तो पढ़ा ही है, ठीक है। तो जब जीएनपी में से हम मतलब जो भी हमारा एसेट्स होगा, ठीक है, ठीक है, उसकी वैल्यू भी कम होती जा रही होगी ना प्रोडक्शन के साथ साथ, तो वो हमें डिडक्ट करना पड़ेगा हमारी इनकम में से, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जीएनपी है उसमें से अगर डेप्रिसिएशन बाद कर दे हम, तो उसको बोलेंगे हम नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये नेट नेशनल जो प्रोडक्ट हमें मिला, जो जीडीपी में से जीएनपी किया और जीएनपी में से एनएनपी किया, वो हमें मार्केट प्राइस पे मिला, ठीक है। अब हमें मार्केट प्राइस पे मिला, तो मार्केट प्राइस में क्या होता है कि प्रोडक्ट का टैक्सेस होता है, सब्सिडीज होता है, ठीक है। तो अगर हमें टोटल अगर प्योर नेशनल इनकम चाहिए, ठीक है, प्योर नेशनल इनकम हमें चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, प्योर नेशनल इनकम हमें चाहिए तो हमें क्या करना होगा कि जो भी इनकम जो प्रोडक्शन के फैक्टर्स पे लगी हुई है,
ठीक है। उनको वो जो इनकम होगी उसको हम प्योर नेशनल इनकम हम कह सकते हैं, मतलब ये शुद्ध नेशनल इनकम कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्या करना है, ये जो मार्केट प्राइस है उसमें से हमें फैक्टर कॉस्ट पे जाना होगा। ठीक है, तो अब हमें फैक्टर कॉस्ट पे कैसे जा सकते हैं कि ये जो एनएनपी आया, ठीक है, एनएनपी मार्केट प्राइस, ठीक है, उसमें से अगर हमें नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, ठीक है, तो हम कैसे जाएंगे ये मैं आपको बताता हूं कि जो एनएनपी हमें जाना है फैक्टर कॉस्ट पे, तो जो एनएनपी एट मार्केट प्राइस था, ठीक है, उसमें हमने टैक्स ऐड किया था, यहाँ पे हम टैक्स बात कर देंगे और जो सब्सिडी मिली उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा नेट नेट नेशनल प्रोडक्ट फ्रॉम फॉर जो फैक्टर कॉस्ट था उसमें। तो फैक्टर कॉस्ट किसके लिए था, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो ये प्रोडक्शन के फैक्टर्स थे। तो ये इसके लिए जो भी मतलब नेशनल इसको इन फैक्टर्स को कंसीडर करके जो भी टोटल नेशनल इनकम हुआ, ठीक है, उनमें से हमने टैक्स बात कर दिया और सब्सिडी मिली उसको ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये जो हमें नेशनल इनकम मिला उसको हम बोलते हैं प्योर नेशनल इनकम। नेशनल इनकम हम इसी को बोलते हैं। नेशनल इनकम क्या है, नेशनल इनकम ये जो एनएनपी है, ठीक है, ये फैक्टर कॉस्ट पे जब गिना जाता है उसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम। ये प्रीलिम्स में आ चुका है, प्रीलिम्स में आ चुका है आपका क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं। अब आपने पढ़ा ये जो जीडीपी था, जीएनपी था, अब आप टेंशन मत लीजिएगा, इसको हम फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, जो रमेश सिंह की किताब है उसमें हम फिर से ये सब टॉपिक फिर से पढ़ने ही वाले हैं। अब हम बात करते हैं वेलफेयर की, कंट्री के, मतलब एक कंट्री का कल्याण क्या हो रहा है जीडीपी के जो कनेक्शन में देखा जाए तो क्या ये सही है कि जो वेलफेयर होता है जीडीपी होता है, मतलब ये अगर सपोज जीडीपी में आपको बताओ कि सपोज अगर बढ़ गया तो वेलफेयर भी बढ़ गया, ऐसा हम कह सकते हैं? नहीं, हम नहीं कह सकते ऐसा। क्यों? क्योंकि इसके कारण कुछ मैं आपको बताता हूँ कि पहले तो एक प्रॉब्लम रहता है जीडीपी के डिस्ट्रीब्यूशन का। पहला प्रॉब्लम ये है जीडीपी के डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, सपोज मान लो कि 2000 का ईयर था और 10 लोग थे टोटल, ठीक है, 10 पीपल थे, उनकी इनकम हम देखें, 100 रुपये इनकम थी उनकी। ठीक है, तो टोटल इनकम कितनी हुई, 1000 रुपये। ठीक है, अब 2001 में क्या हुआ कि उसमें से 9 पीपल की इनकम क्या हो गई, 90 रुपये, और बाकी का एक बचा उसकी इनकम हो गई जो 20 रुपये, सॉरी 200 रुपये। एक पर्सन था उसकी इनकम हो गई 200 रुपये। ठीक है, 100 में से उसकी 200 हो गई, बाकी की 90 हो गई। तो ये जो टोटल हुआ ये 1100 रुपया हुआ। ठीक है, तो जीडीपी बढ़ गया, जीडीपी इंक्रीज हुआ। ठीक है, लेकिन लेकिन देखिए दोस्तों, तो जीडीपी जो हुआ वो इंक्रीज हुआ, ठीक है, लेकिन 9 पीपल की इनकम थी उसमें कमी आई। ठीक है, उसमें कमी आई, एक पर्सन था उसकी इनकम थी वो बढ़ गई। तो मतलब ये जीडीपी का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि अगर कंट्री में जीडीपी बढ़ गया तो हर एक सेक्शन का अच्छे से डेवलपमेंट हो गया, ऐसा हम नहीं कह सकते। ये उसकी पहली एक लिमिटेशन है, इसीलिए हमें जीडीपी को मतलब एक कंट्री के जो वेलफेयर होता है, कंट्री का वेलफेयर, उसके एक इंडिकेटर के तौर पे हमें यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा प्रॉब्लम रहता है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। ठीक है, अब नॉन मॉनेटरी जो एक्सचेंज होता है, सपोज मान लो कि जो हाउस वाइफ होती है, ठीक है, वो घर का काम करती है, ठीक है, लेकिन उनका उसको कुछ पेमेंट नहीं मिलता। ठीक है, तो इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं गिना जाता। ठीक है, तो ये जो मतलब ये जो पूरा ये वर्क हुआ, ठीक है, वो ये जो इनकम है, पूरा इनकम का कंसेप्ट है, उसमें कहीं भी गिना ही नहीं जाएगा। ठीक है, ये जो जीडीपी का कंसेप्ट है
उसमें गिना नहीं जाएगा। ठीक है, तो मतलब हम कह सकते हैं कि जीडीपी अभी मतलब इतना एग्जॉस्टिव नहीं है। जीडीपी, ठीक है, जीडीपी का ये एक लिमिटेशन रहता है कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम है और उसका जो भी मतलब नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज होता है उसको वो कंसीडर नहीं करता। इसमें मैंने आपको बताया कि डोमेस्टिक वर्क, उसके साथ कभी कहीं कहीं जो रीजन होता है कंट्री में वहाँ पे बार्टर सिस्टम भी चलता है। ठीक है, तो वो भी इसमें कंसीडर नहीं किया जाएगा क्योंकि उसकी मतलब उसमें मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती। ठीक है, उसको मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट नहीं किया जाता गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो ये भी जो जो मतलब इसमें भी जो प्रोडक्शन हुआ होगा वो भी जीडीपी में कंसीडर नहीं होगा। तो जो कंट्री का जो वेलफेयर है वो उसमें नहीं दिखेगा। ठीक है, इसका मतलब ये एक लिमिटेशन हो गया ना, मतलब जो जीडीपी का एक लिमिटेशन हो गया कि उसको कंट्री का वेलफेयर को अगर हमें कंट्री का हम वेलफेयर के एक इंडिकेटर के तौर पे हम यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब तीसरी इसकी लिमिटेशन क्या है, एक्सटर्नलिटीज, मतलब जो बाह्य परिबल हम कहते हैं, बाह्य फोर्सेस। ठीक है, कि एक्सटर्नल जो होता है, एक्सटर्नलिटीज हम बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि एक ऑयल कंपनी है, उसने 200 लीटर पेट्रोल बनाया। ठीक है, तो मतलब 200 लीटर का 50 रुपीज भाव देखे तो जो भी प्राइस देखे तो 1000 रुपीज का प्रोडक्शन किया उसने। ठीक है, तो मतलब मोटे मोटे तौर पे आप समझ सकते हैं कि 1000 रुपीज उसका जीडीपी हुआ। अब बाद में लेकिन ये प्रोडक्शन प्रोसेस में उसने एनवायरमेंट का डैमेज कर दिया, तो ये तो गिना नहीं जाता जीडीपी में। ये जो सपोज मान लो कि 10 लीटर ये जो सॉरी ये जो एनवायरमेंट का डैमेज कर दिया, ठीक है, उसका जो भी मतलब कॉस्टिंग होगा ये एक्सटर्नल रहेगा, वो जीडीपी में गिना नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक मतलब जो एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं, ठीक है, मतलब नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी होता है, वो अनइवन रहता है। तो इन कारणों के कारण मैं आपको बताता हूँ फिर से कि जीडीपी वेलफेयर का जो कंसेप्ट होता है उसको हमें जीडीपी को वेलफेयर के तौर पे हमें नहीं ले सकते। क्यों? उसके लिमिटेशंस होते हैं, ये जो मैंने बताया। पहला लिमिटेशन क्या था कि जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो अनइवन होता है। ठीक है, दूसरा जो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस होते हैं वो कंसीडर नहीं किए जाते। उसके बाद जो एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं, ठीक है, मतलब एक्सटर्नल जो कंट्रोल जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, ठीक है, एक्सटर्नलिटीज को जीडीपी में कंसीडर नहीं किया जाता। ठीक है, तो यही कारणों की वजह से हम जीडीपी, ये जो जीडीपी है, ठीक है, उसको हम वेलफेयर के इंडिकेटर के तौर पे हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, हमारा ये लेक्चर नेशनल इनकम का यहाँ पे खत्म होता है। नेशनल इनकम को मैं आपको फिर से बता दूं कि जो हमारा नेशनल इनकम होता है उसको किस पे तौर पे हम नेशनल इनकम का प्री में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, नेशनल इनकम किसको बोलते हैं कि जो एनएनपी होता है हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे, उसको हम नेशनल इनकम गिनते हैं। ठीक है, इसको हम नेशनल इनकम गिनते हैं क्योंकि ये जो इनकम होता है, ठीक है, वो जो प्रोडक्शन फैक्टर्स है, जो प्रोडक्शन के फैक्टर्स है उसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है। बाकी का तो जो होता है वो टैक्स और सब्सिडी होता है। ठीक है, इसीलिए ये जो बाकी का इनकम बचता है, जो फैक्टर कॉस्ट पे जो भी इनकम बचता है उसको हम प्रो नेशनल इनकम बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर में इतना रखते हैं दोस्तों। जो भी हमारा जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो भी हमें अभी पढ़ना है। वो हम मतलब जो हम वो मैं आपको कुछ ग्राफ जो मतलब ग्राफ्स के साथ पढ़ाऊंगा और जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है
उसके साथ में आपको पढ़ाने वाला हूँ अगले लेक्चर में, मतलब जो आने वाला लेक्चर है उसमें। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर में इतना रखते हैं। जो नेशनल इनकम होता है उसका हमारा जो भी चैप्टर, मतलब जो चैप्टर है वो हमें खत्म होता है, और उसके आगे के लेक्चर में हम इसके बाद का जो चैप्टर है वो शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय।